नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। शुरुआत करेंगे आज सबसे पहले चुनावी सरगर्मियों से। चौबीस घंटे में 4 इस चुनावी साल में करीब 1 दर्जन। जी हां, ये वो आंकड़ा है जो कांग्रेस को आज हैरान कर रहा होगा। आप समझ रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस में मची महाभगदड़ की, महापलायन की। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता एक एक करके पार्टी से दूर होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब बहुत तेजी के साथ इस वक्त अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के कई पुराने नेता उससे दूरी बना रहे हैं। इन नेताओं में वही नेता शामिल नहीं है जो अलग अलग आरोपों में फंसे हुए हैं, बल्कि ऐसे भी नेता हैं कांग्रेस के जिन पर दाग तो नहीं है, लेकिन वो भी कांग्रेस आलाकमान के रवैये से नाराज चल रहे हैं या फिर उन्हें अब बीजेपी में ही अपना भविष्य दिख रहा है। आपने सुना होगा, बहुत से लोग बीजेपी में इसलिए चले गए कि कथित तौर पर बीजेपी वॉशिंग मशीन है, उन पे लगे तमाम इल्जामों से उनको पाक साफ होने का मौका मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस में एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसे नेताओं का है जिन पर कोई मुकदमे नहीं है, जिन पर कोई गंभीर आरोप नहीं है किसी भी तरह की बंगरिंग के या भ्रष्टाचार के। वो लोग भी बीजेपी की राह पकड़ रहे हैं और माना यह जा रहा है कि वो कांग्रेस के भीतर अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। कांग्रेस लीडरशिप के रवैये से वो सख्त नाराज है। कईयों को लगता है कि कांग्रेस में अब उनका राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है। पिछले 24 से 36 घंटों की बात अगर करें तो कम से कम 4 मुख्य नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। ऐसे ही एक नेता हैं गौरव वल्लभ, जो कांग्रेस में प्रवक्ता के तौर पर ज्यादा जाने जाते रहे हैं। आज उन्होंने भी बीजेपी मुख्यालय में पार्टी का दामन थाम लिया। गौरव वल्लभ आज से कुछ साल पहले तब फेमस हुए जब एक टीवी डिबेट में वो कांग्रेस की तरफ से हिस्सा ले रहे थे। मेरे साथ ही मौजूद थे और उनके सामने संबित पात्रा थे। उन्होंने संबित पात्रा से पूछ लिया, बीजेपी के प्रवक्ता से, कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं ये बता दो। वो क्लिप वायरल हो गई थी और गौरव वल्लभ चर्चित हो गए थे। वही गौरव वल्लभ जो बीजेपी की आर्थिक नीतियों को आड़े हाथ लेते थे, आज बीजेपी के मंच में दिखाई दिए। बीजेपी में इन दिनों नई भर्तियों का जिम्मा महासचिव विनोद तावड़े के पास है। विनोद तावड़े ने ही गौरव वल्लभ का स्वागत किया, विधिवत तौर से उनको पार्टी का सदस्य बनाया। गौरव वल्लभ ने इसके बाद अपना गुस्सा निकाला, कहा कांग्रेस दिशाहीन हो गई है, जिसमें वो खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहे थे। सुनिए उनका दर्द, जो उन्हें अब जाकर शिद्दत से महसूस हुआ है, वो भी तब जब बीते 4 साल में 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर 2 अलग अलग राज्यों से चुनाव हार भी चुके हैं। अब वो पार्टी से नाराज है। जो पत्र मैंने कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को लिखा कि सनातन को कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अलायंस के नेता गाली देते हैं और आप चुप रहते हैं, तो ये मौन स्वीकृति नहीं है तो क्या है? कोई व्यक्ति पूंजी लगाकर, कोई व्यक्ति मेहनत कर अगर वेल्थ क्रिएट करता है तो सुबह से शाम वी कांट अब्यूज वेल्थ क्रिएटर्स इन आवर कंट्री। जो वेल्थ जनरेटर्स है उनको सुबह से शाम गाली देकर देश आगे नहीं बढ़ सकता। उनका देश के विकास में कंट्रीब्यूशन होता है। राम मंदिर का न्योता मिला और न्योता मिलने के बाद आप वापस लिखते हो कि हम नहीं जाएंगे। व्हाट इज दिस? वैसे ऐसा नहीं है कि गौरव वल्लभ को कांग्रेस ने मौका नहीं दिया, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले इंगित किया। 2019 में उन्हें जमशेदपुर पूर्वी सीट से झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ाया, लेकिन वो हार गए। फिर कांग्रेस ने अभी हाल ही में राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें उन्होंने उदयपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ाया। झारखंड के मूलतः रहने वाले हैं और उदयपुर में शादी हुई है गौरव वल्लभ की, उनका ससुराल उदयपुर में है, इसीलिए वहां से भी टिकट दिया गया। लेकिन उदयपुर से भी गौरव वल्लभ चुनाव हार गए। अब बीजेपी उनका क्या इस्तेमाल करेगी, ये देखा जाना बाकी है। वैसे वो प्रवक्ता के तौर पर ज्यादा जाने गए हैं, अर्थशास्त्र के ज्ञानी हैं, XLRI में पढ़ाते हैं, वित्त उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। हो सकता है कि बीजेपी को एक और प्रवक्ता मिल जाए। उधर आज ही एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। बिहार के पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ आरजेडी के नेता उपेंद्र प्रसाद ने भी कमल को आज थामा।
बीजेपी में शामिल होने के बाद अनिल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस एक सांप्रदायिक पार्टी है। जो इल्जाम वो कल तक बीजेपी पर लगाते थे सांप्रदायिक पार्टी होने का, आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को सबसे बड़ा सांप्रदायिक नेता बताया। मैंने बीजेपी इसलिए ज्वाइन किया कि सचमुच इस देश में दो तरह की विचारधारा चल रही है। एक तरफ तो सनातन मिटाने की विचारधारा है और दूसरे तरफ सनातन को बचाने की विचारधारा है। मैंने अभी भी कहा, फिर कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि सनातन भारत की आत्मा है। अगर सनातन का खात्मा होगा तो भारत मृत प्राय हो जाएगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो जितने तमाम पार्टियां हैं वो सब सनातन के खात्मे की बात करती है। अभी आपने देखा था डीएम के नेता का क्या बयान आता है, कांग्रेस पर चुप्पी साधती है कि वो स्वार्थ परत लोगों की जमात थी, पावर सीकर्स की जमात थी। जहां उनको लगता है कि हमें पावर नहीं मिलेगा तो अलग अलग हो रहे हैं। बता दें एक बार, अनिल शर्मा टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला। गौरव वल्लभ टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिला। इससे पहले कल ही ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बॉक्सर रहे विजेंदर सिंह, जो जमकर कांग्रेस के लिए बैटिंग करते थे, बॉक्सिंग करते थे, वो भी बीजेपी में शामिल हुए। आपको यह भी याद दिलाएं कि पिछले ही लोकसभा चुनाव में वो दक्षिणी दिल्ली से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और वहां पर भी बुरी तरीके से चुनाव हारे थे। लेकिन कल उन्होंने कहा कि वो जब सोकर उठे तो उन्हें लगा कि गलत जगह पर हैं, इसीलिए बीजेपी में शामिल होने का तुरंत फैसला कर लिया। 19 में मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूं। मैं पहले भी कहते जो गलत को, मैंने अभी स्टेज पे बताया कि मैं गलत को गलत कहूंगा, सही को सही कहूंगा और मैं चाहूंगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल होकर बहुत सारे खिलाड़ियों का भला करूं। लगातार कांग्रेस पार्टी से अपोजिशन से नेता छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, तो उसमें क्या कमी आपको लग रही है? जी वो तो कांग्रेस वाले बताएंगे, मैं तो अभी बीजेपी में शामिल हो गया तो बीजेपी का हो गया हूँ, तो वो लोग बताएंगे क्या कमी है इसमें। ये वही बॉक्सर विजेंदर हैं। जब पहलवान लड़कियां दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही थीं रेसलिंग फेडरेशन के अगेंस्ट में, ब्रजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट में, तो जमकर उनके लिए लिखते थे और बीजेपी के खिलाफ लिखते थे। लेकिन आज बीजेपी के पाले में है। माना जा रहा है कि बीजेपी हरियाणा का अपना कोई कैंडिडेट बदलकर विजेंदर को अपना उम्मीदवार बना सकती है, ऐसी चर्चा है। लेकिन कांग्रेस में अकेले उनकी ही नींद नहीं खुली है। कई और नेताओं को लगता है कि अब जाकर उनकी आंखें खुल रही हैं। ये वो नेता हैं जिन पर कांग्रेस ने कभी बहुत बड़ा भरोसा किया, लेकिन अब कांग्रेस का वो भरोसा टूट चुका है। अब देखना होगा कि बीजेपी उन पर कितना भरोसा करती है और वो बीजेपी के भरोसे पर कितने खरे उतरते हैं। आयाराम गयाराम का यह सिलसिला चुनावों से पहले तेज होता ही है, हर बार हमने देखा है। अब पार्टियां हर नेता को तो संतुष्ट कर ही नहीं सकती। ऐसे ही एक असंतुष्ट नेता हैं 2005 से महाराष्ट्र कांग्रेस में रहे संजय निरुपम, जो अपने बयानों के लिए अक्सर विवादों में कह लीजिए या सुर्खियों में कह लीजिए रहा करते हैं। कांग्रेस से पहले वो बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना में रहे थे। इस बार मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट से शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उसने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। ये सीट इस वक्त सिटिंग सीट है, शिवसेना के कोटे की सीट है। शिवसेना के ही सांसद यहां से चुनाव जीते थे। इसी बात से संजय निरुपम नाराज हो गए कि अलायंस में ये सीट उनको नहीं दी गई। वो इस सीट से कांग्रेस के लिए लड़ना चाहते थे। 2014 और 2019 में वो यहां से चुनाव लड़े थे, हार भी गए थे, लेकिन फिर से लड़ना चाहते थे। लेकिन महाविकास आघाड़ी में यह सीट शिवसेना यूबीटी के खाते में चली गई। तब से ही वो बागी तेवर अपनाए हुए हैं। आपको यह भी याद दिला दें कि संजय निरुपम वही हैं जो शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक हुआ करते थे। उन्होंने कांग्रेस को कुछ दिनों पहले 1 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन कांग्रेस ने हफ्ता पूरा होने होते उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी विरोधी बयानों और अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए कांग्रेस ने उनको अपने पार्टी से बाहर कर दिया है। संजय निरुपम कहते हैं कि उन्होंने निष्कासन से पहले ही अपना इस्तीफा भेज दिया था। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था, इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी
कि भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं। तो ये जो वैचारिक स्तर पर जो एक द्वंद्व चल रहा है पार्टी में, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक निराशा और नाराजगी बनी हुई है। और अगर यूं ही चलता रहा तो आगे जाकर धीरे धीरे बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर का गंभीर आरोप लगाया। संजय निरुपम ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना उद्धव ठाकरे को भी जमकर निशाने पर लिया। अभी जो बची कुची शिवसेना है, उसके प्रमुख परसों गए थे वहां रामलीला मैदान में, और वो भाषण देते देते बोले कि भारतीय जनता पार्टी यानी भ्रष्ट जनता पार्टी। तो भ्रष्टाचार अगर आपका इतना बड़ा मुद्दा है, तो जिस व्यक्ति के खिलाफ ईडी का केस लगा है, जिस व्यक्ति के ऊपर खिचड़ी चोरी का आरोप है, जिस व्यक्ति ने सप्लायर से 1,60,00,000 की दलाली ली है बाई चेक, वो उसको आप किस मुंह से उम्मीदवार बनाते हैं? मैंने यही मुद्दा खड़ा किया था और मुझे लगा था कि मेरी पार्टी जो दिन रात भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सभी लोगों को नसीहतें देती रहती है, शायद इस विषय को समझेगी, लेकिन मेरी पार्टी ने भी नहीं समझा। और इतना आपको बता देता हूं कि चुनाव लड़ूंगा और इस बार जीतूंगा और यहीं से लड़ूंगा, यहीं से जीतूंगा। गौरव वल्लभ या फिर विजेंद्र का बॉक्सर विजेंद्र की तरह अभी संजय निरुपम ने बीजेपी का दामन नहीं थामा है। वो आगे क्या करेंगे वो 9 अप्रैल को स्पष्ट करने वाले हैं, लेकिन चर्चा है कि वो शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं। क्या वो उन्हें मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट देगी? संजय निरुपम को लेकर अभी से बीजेपी और शिवसेना शिंदे के नेता विरोधी तेवर भी अपना चुके हैं। वो संजय का वेलकम करते हुए नहीं सुनाई देते। कांग्रेस ने अपना कचरा संजय निरुपम को रोड पे फेंका है, तो इस कचरे को मेरी दरख्वास्त रहेगी कि डंपिंग ग्राउंड में डालिए, अपने पार्टी में अपने घर पे लाने की जरूरत नहीं है। संजय निरुपम जैसे हल्के चरित्र का आदमी, जिन्होंने जब देश ने, आर्मी ने हमारी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस पर प्रश्न उठाए, मुंबई में एंटी हिंदू जाकर उन्होंने बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज की और धड़ल्ले से बोला हाँ मैं बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा। ऐसे आदमी को अगर कचरे को उठाकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने दल में लेती है और उसको आने वाले समय में नेतृत्व करने का मौका देती है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य और हो नहीं सकता। मैं एक बहुत छोटा आदमी हूं और पर्सनल लेवल पे, कोई दल के साथ पर्सनल लेवल पे, मैं एक पर्सनल कैपेसिटी में ऐसे आदमी का विरोध करता हूं और मैं ऐसे आदमी का विरोध करता रहूंगा। 2004 से सुनील दत्त साहब के इलेक्शन से हम विरोधक है। जब संजय निरुपम मुंबई कांग्रेस में थे, तब 3 मुंबई कांग्रेस के विधायक राजन सिंह, रमेश सिंह ठाकुर और मैं पार्टी छोड़ के निकल गए। अगर संजय निरुपम शिवसेना में प्रवेश करते हैं तो मेरा जरूर विरोध रहेगा। तो इन हालात में संजय निरुपम के लिए आने वाले दिन बहुत कठिन होने जा रहे हैं। इस बीच चर्चा यह भी है कि अधिकतर नेता बीजेपी का रुख क्यों करते हैं। बीजेपी ने भी नई भर्तियों के लिए एक विशेष भर्ती अभियान इन दिनों खोला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आने वाले नेताओं का आंकड़ा बहुत बड़ा है। केवल केंद्रीय स्तर पर ही नहीं, बीजेपी ने प्रदेश, राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर तक दूसरी पार्टियों से नेताओं को लाने का लक्ष्य रखा हुआ है। इसके लिए हर स्तर पर ज्वाइनिंग कमेटियां भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। अभी तक देश भर में सभी स्तरों पर दूसरी पार्टियों से 80,000 से ज्यादा नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जी हां, पंचायत से लेकर केंद्र तक 80,000 से ज्यादा नेता दूसरी पार्टियों से लेकर बीजेपी अपने पाले में ला चुकी है। बीजेपी का लक्ष्य पूरे देश में इन चुनावों के दौरान 1 लाख नई भर्तियां करने का है, दूसरी पार्टियों से निकालकर। वैसे कांग्रेस की बात हो रही है तो उसमें हाल ही में शामिल हुए नेता पप्पू यादव भी आज खासे चर्चा में रहे। पप्पू यादव बिहार में जिस पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, वो इंडिया गठबंधन में जो समझौता हुआ सीट बंटवारा हुई, उसमें सहयोगी आरजेडी के पास चली गई है। आरजेडी ने यहां से बीमा भारती को अपना उम्मीदवार घोषित किया हुआ है। पप्पू यादव इससे नाराज हो गए हैं। उन्होंने कोशिश की लेकिन कामयाबी उनको नहीं मिली, जबकि वो पूर्णिया सीट को अपने अस्तित्व से जोड़ चुके हैं। हालात जब नहीं बदले तो पप्पू यादव ने खुद अपना नामांकन आज निर्दलीय के तौर पर भर दिया और ये राजनीतिक साजिश, उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक हत्या करने की साजिश की जा रही है।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, हमेशा से पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को जात पात से ऊपर और पहली बार पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू, पप्पू और पूर्णिया। नफरत का मतलब राजनीति नहीं है और राजनीति में दुश्मनी नहीं देखी जाती। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा। मेरा संकल्प राहुल गांधी है। नहीं, हम लोग कहाँ किसी को नाम लेंगे भाई, जाहिर सी बात है, जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे। ये जनता के ऊपर छोड़िए ना। आप लोग जो कहा जाए वो कहिए, अपना सजेशन और फीडबैक मत दीजिए। आपकी उम्मीदवार नामांकन की है, लेकिन कल पप्पू यादव भी नामांकन पूर्णिया सीट पर करेंगे। भाई कौन कहाँ से क्या कर रहा है हमको क्या पता भाई। हम अपने पार्टी का ना देखेंगे, अपने गठबंधन का ना देखेंगे। मेरी पार्टी है ना भाई, हमारे पार्टी में नेता नहीं है। वैसे भर्तियां इन दिनों कांग्रेस में भी हुई हैं। जिन लोगों ने को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उनमें से कुछ लोगों ने, चाहे वो राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, उन लोगों ने कांग्रेस का दामन भी हाल फिलहाल में समाया है। लेकिन ज़्यादातर भर्तियां बीजेपी में हो रही हैं और कांग्रेस में छटनी या इस्तीफे का दौर दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े नेता छोड़कर आ रहे हैं। कांग्रेस से कई नेताओं के निकलने के पीछे एक वजह तो ये है, उन्हें लगता है कि वहां पर उनका सियासी भविष्य उज्जवल नहीं है। कांग्रेस ने इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 234 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की दो जो परंपरागत सीटें हैं यूपी में, अमेठी और रायबरेली, वहां से अब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने नहीं की है। इस बीच जब पार्टी के तमाम बड़े नेता छोड़कर बीजेपी का दामन छाप रहे हैं, इस बीच खबर आ रही है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी चुनाव लड़ने के मूड में है। उनका एक ताजा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। तो रॉबर्ट वाड्रा ने आज खुद अपने आप को पिच कर दिया कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं अमेठी सीट पर। वो अमेठी सीट जिसपे राहुल गांधी पिछली बार स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे, कांग्रेस की गांधी परिवार की परंपरागत सीट है। इस मुद्दे पर अभी तक कांग्रेस की आधिकारिक कोई प्रतिक्रिया, कोई राय तो सामने नहीं आई है, लेकिन सियासी जो दल हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी भी गांधी नेहरू परिवार के माननीय सदस्य हैं। उनके उम्मीदवारी के बाद ये जो सैकड़ा है परिवारवाद का, ये पूरा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि वो वहां से चुनाव लड़े। कांग्रेस से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक और हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल लीडर विनोद शर्मा। पहले बात करते हैं विनोद शर्मा से। विनोद सर, पहला सवाल तो यही है, 2 दिन में कांग्रेस के कई युवा नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। इनमें से अधिकतर नेता राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे। इसको आप कैसे देखते हैं, कहां पर कमी दिखाई देती है? देखिए, जब कोई छोड़ देता है पार्टी तो आरोप लगाना नेचुरल है, वो करते हैं, वो जस्टिफिकेशन देते हैं, वो तर्क देते हैं कि वो पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, उनके साथ बेइंसाफी हो रही थी। देखिए, किसी भी एक व्यक्ति को लेकर 2 तरह के वक्तव्य दिए जा सकते हैं, लेकिन एक बात जो सच है, जो यथार्थ है और जिसको कांग्रेस पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी में लेना चाहिए, वो ये है कि जब पार्टी से टैलेंट निकल के बाहर जा रहा हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी कंट्री से, जब टैलेंट जो है, जब वहां अच्छे जो कीमती लोग हैं वो छोड़ के जाने लगे, तो वो चिंता का विषय होना चाहिए।
अगर आपको याद हो कि सोवियत यूनियन से लोग निकल निकल के बड़े बड़े पढ़े लिखे लेखक जो सोचते थे कि उनको आजादी नहीं है छोड़ के जा रहे थे, और उसके बाद सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी सोवियत यूनियन है, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी तंजीम, कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश जो अपने भीतर के टैलेंट को समेट के नहीं रख सकता, उसका मुस्तकबिल, उसका फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गलती सिर्फ एक तरफ से ही हो रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोड़ के गए हैं, मिसाल के तौर पे संजय निरूपम। अब संजय निरूपम रोज रनिंग कमेंट्री दे रहे थे भाई, और जिस अकड़ से वो बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसा उनका सैकड़ों की लोग उनके पीछे उन पे आतुर बैठे हुए हैं उनकी बात सुनने के लिए। वो बहुत बड़े मास लीडर है वो। तो मैं समझता हूं कि नेताओं को भी जो पार्टी छोड़ रहे हैं उनके उचित रीजन हो सकते हैं, लेकिन उनको अपनी हैसियत के अनुसार ही बात करनी चाहिए, और देर कर दी है पार्टी ने उनको निकालने में। मैं समझता हूं कि संजय निरूपम स्वयं इस बात के लिए जिम्मेवार हैं कि वो आज के दिन पार्टी में नहीं है। रही बात विजेंद्र की, हाँ वो बहुत नजदीकी थे संजय के, और मैं समझता हूं कि एक मुक्केबाज और एक स्पोर्ट्समैन सडनली ओवरनाइट कैसे बदल गया, ये कैसे हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आई, और विस्तार से उन्होंने बात बताई नहीं है। सनातन धर्म की बात कर लेना जैसे कि गौरव वल्लभ ने की और उन्हें कर लेना, तो सनातन धर्म को जो भी अपमान जो जो आरोप लगता है कि सनातन धर्म का अपमान हुआ, उसको तो हुए काफी अच्छा हो गया ना, तो इतनी देर से क्यों जागे हैं? तो कांग्रेस पार्टी की गलतियां हैं और इन लोगों में कमियां हैं, और कुल मिलाकर बोलो अब यह है कि कांग्रेस पार्टी की गरिमा में कमी हो रही है, और कांग्रेस पार्टी को इस बात पे गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अगर छोटे से छोटा नेता भी पार्टी छोड़ के जाता है, और खासकर भले ही वो जूनियर हो, लेकिन अगर वो प्रतिभावान है और पार्टी छोड़ के जा रहा है, तो फिर नुकसान अंततोगत्वा पार्टी का ही है। विनोद जी, बिल्कुल ठीक बात है, पार्टी का नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो टैलेंटेड लोग थे जो पार्टी को डिफेंड करते आ रहे थे सालों साल से, वो पार्टी के बाहर है। खबर एक ये भी आई आज कि रॉबर्ट वाड्रा, जो पार्टी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है मुझे नहीं पता, पर हाँ प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं, वो उन्होंने आज अपने आप को पिच कर दिया कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और ऐसा अमेठी की जनता चाहती है। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? इससे कांग्रेस को फायदा होगा क्या? देखिए, एक तो मैं ये मानता हूं कि रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में नहीं है, और मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि उनको यह बयान नहीं देना चाहिए था। यह मदद नहीं करेगा कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल भी। रॉबर्ट वाड्रा को यह बयान नहीं देना चाहिए था। रॉबर्ट वाड्रा तो पिच कर रहे हैं, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या करते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विनोद जी। एक और वरिष्ठ पत्रकार है नरेश कौशिक साहब, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। नरेश जी, पहला सवाल ये कि कांग्रेस के पुराने नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं, क्या किसकी कमी है? लीडरशिप में कमी है या कोई और कारण है? आपका आकलन क्या है? भारत के जो है चुनाव मैंने बहुत कवर किए हैं पिछले 40 साल में। उनमें हमेशा कुछ लोग छोड़ते हैं और वो हमेशा ऐसी पार्टी की तरफ जाते हैं जहां उनको लगता है कि उनको उससे फायदा होगा। बहुत से लोग इसलिए छोड़ते हैं कि उनको टिकट नहीं मिलता, इसलिए तो वो इसलिए चले जाते हैं। तो एक तो इसका चुनाव कारण है। दूसरा ये है कि इसमें जो लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की इस समय कमजोर है, और कांग्रेस पार्टी के तुलना में जो बीजेपी की जो लीडरशिप है वो काफी मजबूत है। ये जो है तमाम तरह के सर्वेक्षण ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विजय के पीछे बहुत बड़ा कारण नरेंद्र मोदी है। कुछ जगह तो उन्हें 40% तक श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया जाता है कि उनकी वजह से पार्टी चुनाव जीतती है। तो ऐसी स्थिति में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता ज्यादा मजबूत है, तो उस पार्टी की तरफ आप जाएं। और ये इसी तरह से होता है जैसे पश्चिम बंगाल में लोग ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो मजबूत है। हालांकि इस चुनाव में मैंने ऐसा कम देखा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ वहां से आ रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि जहां पार्टी मजबूत है, तो ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण मेरे विचार से ये है कि इस समय
बहुत सारे लोग जो पार्टियां छोड़ के, और ये बात 2014 से दिख रही है। अभी परसों ही एक रिपोर्ट आई थी कि 2014 से लेकर अब तक कोई 25 लोग हैं जो पार्टियां छोड़कर कांग्रेस की तरफ से ज्यादातर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ या एनडीए की तरफ आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि उनमें से सबके पास उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो उनको लगता है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो उनके खिलाफ केस बंद हो जाएंगे। और कुछ केसेस में ऐसा हुआ भी है। जो है ये आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप और जगह भी देख लीजिए। देखिए, स्पेसिफिकली अगर आज की बात करूं कौशिक साहब, तो आज जिन 4 लोगों के चेहरे हम दिखा रहे हैं, इन पर कोई केस मुकदमा नहीं था ना, इनके पीछे ईडी नहीं पड़ी थी। ये तब भी चलेगा। और जाते जाते ये पार्टी की लीडरशिप का जो कम्युनिकेशन है वो संवादहीनता पर निशाना साध रहे हैं। वो सनातन धर्म को लेकर बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी के कारण ये मास एक्सोडस दिख रहा है, उनकी लीडरशिप में कमी है? मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। एक फैक्टर तो है, क्योंकि राहुल गांधी कोई चुनाव नहीं जिता पा रहे हैं पार्टी को। तो जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता छोड़ के आ रहे हैं उनको लगता है कांग्रेस पार्टी में रहेंगे और राहुल ही उनके मुख्य इस समय संचालक हैं। सारी सभाओं के में वही देखे जाते हैं। लेकिन वो अपनी सीट नहीं अमेठी से बचा पाए तो वो किसकी और सीट जिताएंगे? तो ये एक कारण है। लेकिन मैं फिर भी वही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी बड़ा कारण है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है वो दरअसल मैं कहूंगा एक पोलित ब्यूरो है 3 लोगों का। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो है प्रियंका गांधी। ये 3 लोग पार्टी चलाते हैं। बाकी लोग आप कह लीजिए कि आप वहाँ खड़गे उनके अध्यक्ष हैं, लेकिन खड़गे जी की कितने लोग सुनते हैं? सब लोग चाहते हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी के जो मैंने पोलित ब्यूरो बताया, इन्हीं के दरबार में जाकर वो फरियाद करते हैं। बहुत से लोग वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। कुछ लोग तो इसीलिए पार्टी छोड़ देते हैं। जैसे हेमंत बिस्व शर्मा ने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तो ये जब जाहिर है कि वो राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट मांग रहे थे, राहुल गांधी उनको मिले नहीं और उसके बाद उन्होंने तंग आकर पार्टी छोड़ दी। चलिए, शुक्रिया कौशिक जी इस बातचीत के लिए। वक्त की कमी है, थैंक यू सो मच। इस चुनावी महासंग्राम में राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर निशाने साध रहे हैं, लेकिन इन निशानों की एक मर्यादा होती है और अगर कोई उनका उल्लंघन करे तो चुनावों का जायका बिगड़ जाता है। कांग्रेस के महासचिव हैं रणदीप सुरजेवाला के एक ताज़ा बयान ने उनका जायका बिगाड़ कर दिया है। ये बयान कांग्रेस के लिए भी असमंजस पैदा करने वाला है और उसे इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हरियाणा की एक जनसभा में उन्होंने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। शालीनता का तकाजा यह है हम आपको ये टिप्पणी नया सुनाएं, लेकिन कई बार अभद्र सच भी सुनने की जरूरत होती है। तो कुछ संकोच के साथ हम आपको सुना रहे हैं सुरजेवाला का बयान। इसके बावजूद इसके एक शब्द को हमने छुपा ही दिया है, जिसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। इस बयान में सुनने सुनाने लायक नहीं है वो शब्द बिल्कुल भी। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो के लिए बनाते हो। बीजेपी ने इस बयान पर सुरजेवाला को घेरने में देर नहीं की। हालांकि सुरजेवाला ने बयान के फौरन बाद सफाई दी और उन्होंने कहा कि वो किसी का अपमान करना उनकी मंशा नहीं थी। उन्होंने अपने बयान में हेमा मालिनी का नाम लिया था और वो ये भी याद दिलाने में लग गए कि बीजेपी के भी बड़े नेता किस तरीके से महिला विरोधी बयान दिया करते हैं। उन्होंने बताया कि भाषण के अगले हिस्से में उन्होंने हेमा मालिनी के प्रति सम्मान भी जताया है। फिल्म स्टार तो हैं, हम तो हेमा मालिनी का भी बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों? धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है बहू है हमारी। परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं के साथ हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। बीजेपी के नेता इसकी निंदा कर रहे हैं। हालांकि हेमा मालिनी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि उन्हें ऐसे किसी बयान की खबर नहीं है।
लेकिन बयान दिया क्या बयान दिया? नहीं, वो बयान इतना वो था कि हम लोग भी नहीं बता सकते आपको कि क्या उन्होंने उस तरीके का और खुद अभी योगी जी ने भी कहा कि मातृत्व शक्ति का मतलब अपमान नहीं करना चाहिए, ये कला की धरती है। यस, हाँ, तो अभी आप ही ने बोल दिया ना, मेरा आंसर तो आपने कर दिया। मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इस दिशा में बढ़ने के लिए देश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाना बहुत जरूरी है। मोदी सरकार का दावा है कि उसकी आर्थिक नीतियों से देश में कई ऐसे फैसले हुए जिससे देश का फायदा हुआ है। सरकार के इस दावे पर विपक्ष भले ही कई सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन एक के बाद एक कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत की अर्थव्यवस्था में आ रही तेजी पर अपनी मुहर लगा रही हैं। वर्ल्ड बैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर यानी जीडीपी विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक ने इस सिलसिले में अपने पूर्व के अनुमान में 1.2% का इजाफा किया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कई आर्थिक इंडिकेटर्स का जिक्र किया, जैसे ये बताया कि भारत में महंगाई दर रिजर्व बैंक द्वारा तय 2 से 6% की मियाद के भीतर ही है। हालांकि 2023 के मध्य में ये इससे बाहर निकल गई थी, लेकिन मोटे तौर पर महंगाई दर के 2 से 6% की रेंज में रहने के कारण ब्याज दरें फरवरी 2023 में जस की तस है। इस बीच खाद्य पदार्थों की महंगाई दर जरूर बढ़ी, जिसकी वजह अल नीनो की वजह से मानसून का कमजोर होना था। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक साल 2023-24 की तीसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर एक साल पहले के मुकाबले 8.4% पर रही। निवेश और सरकारी खपत में तेजी से बढ़त इसके पीछे खास वजह रही। साल 2023 की पहली तिमाही क्या अभी तक के जो आंकड़े रहे उसके मुताबिक जो तीसरी तिमाही थी उसमें विकास दर एक साल पहले के मुकाबले 8.4% पर है। निवेश और सरकारी खपत में तेजी से बढ़ते इसके पीछे खास वजह रही। साल 2023 की पहली 3 तिमाही में जीडीपी विकास दर 8% से ऊपर रही और यह ट्रेंड चौथी तिमाही में भी बने रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दक्षिण एशिया अगले 2 साल के लिए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा। 2024 में दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था 6% की दर से बढ़ने का अनुमान है और इस तेजी के पीछे भारत की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी, जो इस इलाके की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा एक और प्रमुख अर्थव्यवस्था बांग्लादेश की विकास दर भी 5.7% रहने का अनुमान है। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था भी अब धीरे धीरे उभर रही है। अब बड़ा सवाल यह कि क्या भारत के विकसित देश होने के सपने में जीडीपी विकास दर ही सबसे बड़ा पहलू है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है एक साल में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत। अनुमानों के मुताबिक अगर भारत की अर्थव्यवस्था 6% की दर से भी बढ़ती रही तो भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके बावजूद वह विकसित देश होने के तमगे से बहुत दूर ही रहेगा। तो विकसित देश होने के लिए क्या होना चाहिए? जानकारों के मुताबिक विकसित देश बनने के लिए भारत को प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़ाने पर जोर देना होगा। इसके लिए भारत को प्रति व्यक्ति जीडीपी 13,000 से 14,000 अमेरिकी डॉलर करनी होगी, जो एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, जिसके लिए लंबे समय तक लगातार मेहनत करनी होगी। नीतियों में जरूरत के हिसाब से फेरबदल करना होगा। 2022 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2,610 अमेरिकी डॉलर है, जो भारत को निम्न मध्य आय वाला देश बनाती है। निम्न मध्य आय वाले देश वो होते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति जीडीपी 1,136 अमेरिकी डॉलर से 4,465 अमेरिकी डॉलर के बीच है। पड़ोसी देश चीन अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से कहीं आगे निकल चुका है। 1990 में चीन दुनिया की 11वीं और भारत 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में भारत चीन से बेहतर था। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था में इसके बाद रॉकेट जैसी तेजी आई और आज वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और भारत से करीब 4.5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था जर्मनी से चीन 4 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत के मुकाबले 2022 में चीन के प्रति व्यक्ति जीडीपी 12,720 अमेरिकी डॉलर रही, जो चीन को एक उच्च मध्य आय वाला देश बनाता है। उच्च मध्य आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति जीडीपी 4,466 से 13,845 अमेरिकी डॉलर के बीच होती है। उधर अमेरिका की प्रति व्यक्ति जीडीपी 76,329 डॉलर है। जर्मनी की प्रति व्यक्ति जीडीपी 48,718 डॉलर है। जापान की प्रति व्यक्ति जीडीपी 33,824 डॉलर है। वैसे ये सब आर्थिक इंडिकेटर हैं और किसी भी देश के विकसित होने के लिए और भी कई चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे उसकी प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिकीकरण का स्तर,
बुनियादी ढांचा और रहन सहन का स्तर। ये एक बड़ा विषय है। विकसित देश होने की भारत की कोशिश में किस आर्थिक इंडिकेटर को सुधारना सबसे जरूरी है, उस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार हरीश दामोदरन। हरीश जी, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। 2047 तक भारत को विकसित देश कब कहा जा सकता है, उसके लिए क्या क्या करना होगा? देखिए, विकसित देश तो तभी होता है जब हमारा जो है एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। ये हम लोग जो बोल रहे हैं कि हम जो है 2013 में 10th थे, अभी जो है 5th आ गए हैं, और 2-3 साल में जो है हम लोग जो है हो सकता है कि हम लोग 3rd आ जाएंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। इसमें तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इन द लास्ट 9 years हम लोगों का जो है आवर ग्रोथ हैज बीन हार्डली अबाउट समथिंग लाइक 5.96%। तो ऐसा है कि तो 6% ग्रोथ में ही हम लोग जो है ये 10वीं से हम लोग 5वीं में आ गए। और अगर हम लोग ये 6% अगर बरकरार रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है मतलब ये हम लोग तो 3rd पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये डिफॉल्ट ऑप्शन हुआ। सो एज अ विकसित देश हमें जो है थोड़ा ज्यादा हमें ज्यादा जो है फोकस जो करना है जो है पर कैपिटा इनकम के ऊपर पे है, जो पर कैपिटा जीडीपी जो है, एंड दैट इज वेयर वी शुड। तो हमारा जो डेफिनेशन भी जो है ना, ये डेवलप्ड कंट्री का जो है, अगर आपका वर्ल्ड बैंक का अगर डेफिनेशन लेंगे, उनका ये डेफिनेशन है कि अगर आपका जो है पर कैपिटा जीडीपी जो है इट हैज टू बी समथिंग लाइक $13,850, और अभी जो है इंडिया का हार्डली $2,500, तो हमें जो है फोकस करना चाहिए पर कैपिटा जीडीपी के ऊपर, नॉट कि हम वर्ल्ड के सबसे बड़े 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि हम लोगों का पॉपुलेशन इतने ज्यादा है ना, तो ऑटोमेटिकली जो है हम लोग नंबर 3 में पहुंच जाएंगे। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बात और बताइए कि सिर्फ आंकड़ों के अलावा भी विकसित देश की एक तस्वीर होती है, उसके लिए भारत को क्या सुधार करने की जरूरत है? देखिए, अगर हम लोगों का जो है पोस्ट रिफॉर्म पीरियड अगर आप देखेंगे, हम लोग जो है ये 90 के दशक में जो है हम लोगों का एवरेज ग्रोथ कुछ इट वाज समथिंग लाइक 5.8%, और उसके बाद जो है वो बढ़ गया, इन द 2000, ये 2000 से 2010 पीरियड में जो है हम लोगों का जो है 5.8 से कुछ समथिंग लाइक 6.3% ये बढ़ गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है घट गया है। तो वेरेस चाइना का जो है डबल डिजिट ग्रोथ हमेशा रहा है, 1990s 10% था, 2000 का दशक में जो है इट वाज 10.4, और अभी जो है थोड़ा वो लोग स्लो डाउन कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी वो लोग ऑलमोस्ट ये हाई इनकम के दर्जे पे पहुंचा है। तो इंडिया को जो है वही है, वो हाई इनकम दर्जे पे अगर फोकस करना है तो एक तो नंबर 1 हमारा जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो इम्प्रूव तो करना ही है, और उसमें शायद सरकार ने काफी ध्यान दिया है। अगर आप देखेंगे लास्ट 10 साल में ये जैसे हाईवेज हुआ, रेलवेज हुआ, फ्रेट कॉरिडोर हुआ, टेलीकॉम हुआ, पावर हुआ, तो इसमें जो है ये हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है काफी इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन अब जो है हमें जो है कोशिश करना है ये सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पेशली एजुकेशन, स्किलिंग। सी हाउ डू वी एंश्योर, क्योंकि हर साल जो है हमारे जो वर्कफोर्स में जो है समथिंग लाइक ऑलमोस्ट कितना अबाउट समथिंग लाइक 1 करोड़ या 1.2 करोड़ हर साल जो है हमारा जो वर्कफोर्स में नए लोग आ रहे हैं, तो उनको क्या नौकरी दे सकते हैं, उनको कैसे नौकरी दे सकते हैं। और हमारे पास जो है अभी जो है डेमोग्राफिक एडवांटेज है, क्योंकि हमारा जो है बहुत जो है यंग वर्कफोर्स है। चाइना में यही हुआ, चाइना वाज एबल टू कन्वर्ट देयर फेवरेबल डेमोग्राफिक्स इनटू द एडवांटेज इनटू अ डिविडेंड, ठीक है। तो जब उनका जो है यूथ वर्कफोर्स का जो है पॉपुलेशन बढ़ रहा था, जैसे इंडिया में अभी हो रहा है, उनका जब ये हो रहा था उस टाइम पे जो है उनका जो है मैन्युफैक्चरिंग में जो है बहुत अच्छा उनका जो है ये मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ काफी हुआ। So they were able to ride the demographic dividend. तो इंडिया को भी we will also have to ride our demographic dividend. हरीश जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक समेत दुनिया की कई बड़ी संस्थाएं और एजेंसियां भारत की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही हैं।
भारत उस दिशा में कैसे बढ़ रहा है, उसके आगे की चुनौतियां क्या होने वाली हैं? देखिए, आज तक इतिहास में कोई ऐसा देश नहीं रहा है जिसका जब उसका जो है यूथ वर्कफोर्स जब बढ़ता है उसके साथ ग्रोथ नहीं हुआ है। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री में देखेंगे, जापान में जो था उनका ग्रोथ हुआ था 50s 60s 70s, ओके, एंड दैट वाज प्रिसाइसली अ पीरियड उनका जहां उनका फेवरेबल डेमोग्राफिक्स। आज जो है दे हैव नाउ बिकम अ वेरी एज्ड वर्कफोर्स। आई थिंक द एवरेज एज ऑफ जापान्स पॉपुलेशन इज समथिंग लाइक अभी 50 साल हो गया है। ठीक है, नाउ चाइनीज वर्कफोर्स इज आल्सो एजिंग, उनका भी जो है आई थिंक इट इज नाउ क्रॉस्ड, आई थिंक देयर एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन इज समथिंग लाइक 37 इयर्स, तो वो बढ़ेगा। तो इंडिया का जो है बहुत फेवरेबल डेमोग्राफिक्स है। तो ये जो बोलते हैं ना हम लोग, जो है ये जो अमृतकाल जो शुरू हुआ है ये 1947 तक जो है, हम लोगों का जो है बहुत फेवरेबल डेमोग्राफिक्स होगा। काफी नौजवान निकलेंगे, कॉलेज से निकलेंगे, स्कूल से निकलेंगे, तो इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमें जो है लेबर की कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, बाकी देशों में जो है बहुत लेबर की कमी है। हाँ, हो सकता है कि हमारे जो कंट्री में ऐसे प्रदेश हैं जहां ये एजिंग वर्कफोर्स हो रहा है, जैसे तमिलनाडु में हुआ, केरला में है, इवन कर्नाटका, इवन आंध्रा। तो ये ताजुब की बात है कि ग्रोथ जो हो रहा है अभी जो है साउथ में हो रहा है, जहां ऑलरेडी देयर इज एन एजिंग डेमोग्राफिक्स इन प्ले। जबकि यूपी, बिहार वगैरह में जो है यंग वर्कफोर्स है, लेकिन वहां पे जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। तो वो कैसे होगा? तो सो आई थिंक जब भी नया सरकार जो आएगा, बहुत क्लियर प्लान होना चाहिए, अगले 20 साल के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए कि क्वाड्रुपलिंग इंडियाज पर कैपिटा जीडीपी, to $10,000 at least in the next 20 years. I'm not looking at 2047, it could even be 2040. तो अगर चाइना कर सकती थी तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? और हमने अभी अच्छा शुरुआत किया है। सी, एवरीथिंग इज वेरी फेवरेबल फॉर इंडिया। ओके, नंबर 1, क्योंकि चाइना में जो है चाइना में ज्यादा अभी ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है नहीं। ठीक है, और एंड द ओनली कंट्री विच कैन बी द नेक्स्ट चाइना इज इंडिया। ठीक है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ मार्केट, इन टर्म्स ऑफ फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, ये सभी इसके चलते। और हम लोगों ने जो है अच्छा काम किया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इन्वेस्ट करने का जो है जो हम लोगों ने जो किया है, ये लास्ट 10 साल में अगर आप देखेंगे काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है। चलिए हरीश जी, शुक्रिया बातचीत के लिए, थैंक यू सो मच। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। और अब बात यूपी की, जहां समाजवादी पार्टी में अंतर्कलह बढ़ती ही जा रही है। समाजवादी पार्टी ने अब तक 8 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद उनका बदलाव भी कर दिया, जिससे एक के बाद एक स्थानीय नेताओं की नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ही अपने भतीजे पर दबाव बनाने की कोशिश करते इन दिनों दिख रहे हैं। हमारे सहयोगी रणवीर की यह खास रिपोर्ट देखिए कि समाजवादी पार्टी में क्यों बार बार कैंडिडेट्स बदले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अब तक 8 सीटों पर प्रत्याशी बदल चुके हैं। शुरुआत बदायूं से हुई, जहां धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया था, लेकिन बाद में उनको आजमगढ़ भेजकर चाचा शिवपाल यादव को प्रत्याशी बना दिया गया। अब शिवपाल यादव अपनी जगह बदायूं से अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए कैसे दबाव बना रहे हैं, जरा देखिए। देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे धर्मेंद्र यादव भी खुलकर शिवपाल यादव का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, जो भी पार्टी का फैसला होगा, मैं तो और मुझे खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे की 63 में से 49 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। एक एक करके इन 49 में से 8 सीटों पर प्रत्याशी बदल गए। जिन सीटों पर प्रत्याशी बदलने पड़े उनमें संभल, बदायूं, मिश्रिख, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर जैसी सीटें थी। इनमें संभल सीट से शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद प्रत्याशी बदलना पड़ा, लेकिन बाकी 7 सीटों पर जब प्रत्याशी बदले गए तो घमासान हो गया। घमासान क्यों मचा है? कोटे की 63 में से 49 सीटों पर उम्मीदवार घोषित,
लेकिन अब तक 8 उम्मीदवार बदले गए। संभल, बदायूं, बिजनौर, मिश्रिख, मुरादाबाद, नोएडा, मेरठ, बागपत। शफीकुर रहमान बर्क के निधन से संभल का उम्मीदवार बदला। देखिए, मुझे पार्टी ने आदेश दिया था और मुझे सिंबल दिए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत थी कि जल्द से जल्द कर दें, इसीलिए मैंने नामांकन किया। और आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन कराया। अब फैसले हाईकमान के ऊपर है, वो जो भी फैसला लेंगे उसे हम तस्लीम करें। ये तो कहते थे कि टिकट बदलने का ताजा विवाद मेरठ से सामने आया है, जहां पहले भानु प्रताप वर्मा को टिकट दिया गया था, लेकिन अचानक अतुल प्रधान को उम्मीदवार बना दिया गया। अब अतुल प्रधान की जगह पार्टी ने सुनीता वर्मा का नामांकन करा दिया है। सपा के टिकट विवाद में बीजेपी भी चुटकी लेने से नहीं चूक रही। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी, सपा हो या कांग्रेस हो, यही इंडी गठबंधन के रूप में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और इंडी गठबंधन को जनता ने नकार दिया है। बंगलौर से जो इंडी गठबंधन बना था और मुंबई में आते आते बिखर गया। एक फिल्म का गाना है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर और मुरादाबाद में भी इसी तरह का घमासान मचा था। रामपुर में आजम खान के करीबी आसिम रजा ने नामांकन किया, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी ने मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट देकर उनका नामांकन कराया। मुरादाबाद सीट पर आजम खान की करीबी रुचि वीरा को नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशी बनाया गया, जबकि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने वर्तमान सांसद डॉक्टर एसटी हसन को टिकट भी दिया और एसटी हसन ने नामांकन भी कर दिया था, लेकिन ऐन वक्त उनका टिकट काट दिया गया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, रुचि वीरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अखिलेश यादव इसके मार्फत उन जगहों पर जहां जहां टिकट बदल रहे हैं, पार्टी के अंदर एक नए तरह की गुटबाजी को जन्म दे रहे हैं और यह जो गुटबाजी होगी वह भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद हो जाएगी, क्योंकि सपा आपस में लड़ेगी, भाजपा के लिए अच्छा अवसर होगा। और ये पूरा टिकट बदलने का खेल ये बताता है कि अखिलेश यादव एक बार फिर से अपनी पॉलिटिकल सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि वो तमाम जगहों पर ऐसे भी टिकट दे रहे हैं जो पहले टिकट दिए गए थे उससे खराब है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बाकी बची सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय करने के साथ साथ बगावत करने वाले नेताओं को मनाने और कार्यकर्ताओं का विश्वास बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या समाजवादी पार्टी का ये विवाद 8 सीटों पर थम जाएगा या आने वाले दिनों में अखिलेश यादव की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो खबरों की खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।